प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा भारत के साथ यूरोपीय वाणिज्य व्यापार का प्रारंभ। प्राचीन काल से ही भारत अपने मानवीय मूल्यों, गौरव, वैभव तथा समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता रहा है। भारत में यूरोप में विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही होता रहा, क्योंकि भारत का व्यापार और वाणिज्य विदेशों के साथ भी हमेशा चलता रहा। यहाँ की व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर समय समय पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होता रहा और वे यहाँ के समृद्धि से प्रभावित होकर यहीं पर बस गए, क्योंकि भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपियंस का विदेशों से संपर्क स्थापित हुआ, क्योंकि 15वीं शताब्दी का वह समय था जब यूरोप अंधकार के युग से बाहर निकलकर प्रकाश के युग की ओर आगे बढ़ा। 15वीं शताब्दी में हुई अनेक भौगोलिक खोजों ने संसार के विभिन्न देशों के बीच में आपसी संबंध, व्यापार और वाणिज्य स्थापित किया। इसी प्रयास के अंतर्गत स्पेन और पुर्तगाल उस समय जो अग्रगामी थे, वहाँ के नाविकों ने साहसिक यात्राएं की और अनेक नए समुद्री मार्गों की खोज की तथा अनेक स्थलों की खोज की, जिसके कारण इन देशों के साथ उनका व्यापार और वाणिज्य स्थापित हुआ। इनमें प्रमुख नाम है कोलंबस और वास्को डी गामा। कोलंबस स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए चला, लेकिन वह भारत न पहुंचकर 1492 में अमेरिका की खोज किया और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और उस समय वहां का शासक जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का खूब आदर सत्कार और स्वागत किया। इस समय भारत के समुद्री व्यापार पर अरबों का व्यापारिक एकाधिकार था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। वास्को डी गामा ने भारत आने और जाने पर हुए यात्रा व्यय के बदले में करीब 60 गुना अधिक कमाई की और वह 1499 ईस्वी में पुर्तगाल वापस लौट गया। 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्राल भारत आया और 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आया। पुर्तगालियों का भारत आगमन स्थान और समय दोनों ही दृष्टियों से अनुकूल था। अल्वारेज कैब्राल ने कालीकट के बंदरगाह से एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन, जो कि उस समय कालीकट का शासक था, उसको भेंट किया। अरबों ने पुर्तगालियों के फैक्ट्रियों पर आक्रमण कर इनके निवासियों को मौत के घाट उतार दिया। कैब्राल ने भी, जो अल्वारेज कैब्राल था, कैब्राल ने भी अरबी बस्तियों पर गोलाबारी की तथा उनके घरों में आग लगा दी। इसके बाद कैब्राल कोचीन तथा कन्नामोर चला गया और उनके शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसने कोचीन तथा कन्नानूर में
फैक्ट्रियों को और मजबूत बनाया तथा मालाबार तट पर सैन्य दलों को नियुक्त किया। पुर्तगाल का भारत में, अब पुर्तगाली जो व्यापारी आ रहे थे उनका मुख्य उद्देश्य प्रारंभ में क्या था? पुर्तगालियों का प्रारंभ में भारत के साथ मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना लक्ष्य था, परंतु कैब्राल के अभियान के बाद पुर्तगालियों ने पूर्वी यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार करने का निश्चय किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा यात्रा पर निकला और इस यात्रा के परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन तथा कनानूर में व्यापार केंद्रों की स्थापना की। बाद में गोवा ने इसका स्थान ले लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत आने का क्रम जारी रहा। पुर्तगालियों ने कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखना कि भारत में कौन प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया, तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इसने सामुद्रिक नीति में परिवर्तन किया और समुद्री नीति को अधिक महत्व दिया। इसने हिंद महासागर तथा लाल सागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बढ़ते प्रभाव से मिस्र तथा गुजरात के शासकों में कहीं न कहीं भय उत्पन्न हुआ और ये दोनों एक साथ मिलकर इसके विरुद्ध हो गए। एक युद्ध में अल्मीडा का पुत्र मारा गया, लेकिन दूसरे युद्ध में अल्मीडा ने मिस्र तथा गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया और इस विजय से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक शक्ति की श्रेष्ठता स्थापित हुई और अगली सदी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में गवर्नर के रूप में रहा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के पश्चात अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। ये ध्यान रखना कि भारत में किसने एक राज्य की स्थापना की, पुर्तगाली राज्य की स्थापना की, तो वह था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर उसे अपने अधिकार में कर लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। मलक्का, हरमुज, अदन पर अपने प्रभाव की स्थापना की। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक और पॉलिसी चलाई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन दिया। 1518 में पुर्तगालियों ने कोलंबो में फिर मलक्का में कारखाने की स्थापना की। अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। बीजापुर की मैत्री प्राप्त करने का भी प्रयास किया और भारतीयों को भर्ती करके प्रशिक्षित सेना का गठन किया। अभी तक किसी ने भारतीयों को प्रशिक्षित करने का वो नहीं किया, तो पुर्तगालियों ने भारतीयों को सेना में भर्ती किया और उन्हें प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया।
अल्बुकर्क के बाद 1529 ईस्वी में नूनो डी कुन्हा गवर्नर बनकर आया। इसने अफ्रीकी समुद्र पर मोम्बासा यानी अफ्रीका महाद्वीप में मोम्बासा पर अधिकार कर लिया और बंगाल में हुगली तथा मद्रास के निकट सेंट थोमे के निकट पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। यानी सेंट थोमे के निकट किसने पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की? तो नूनो डी कुन्हा ने। 1535 ईस्वी में तुर्की तथा गुजरात के संयुक्त नौसेना के प्रबल विरोध के बावजूद दीव तथा बसीन पर अधिकार कर लिया। इसने कोचीन के स्थान पर 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी गोवा बनाई। यानी पहले पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? कोचीन थी। लेकिन 1530 ईस्वी में नूनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा बनाई। अगला जो पुर्तगाली गवर्नर था जोआ डी कास्ट्रो ने गोवा पर आक्रमण करने वाली बीजापुर की सेनाओं को बुरी तरह से पराजित किया। कास्ट्रो के उत्तराधिकारियों में कोई अन्य विशेषताएं तो नहीं थीं, परंतु उन्होंने पुर्तगाली व्यापार को व्यवस्थित करने का पूर्ण प्रयास किया। 1542 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डी सूजा, ये भी महत्वपूर्ण है, 1542 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डी सूजा गवर्नर बनकर आया। इसके साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। ये ध्यान रखना कि फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ आया था? तो मार्टिन अल्फांसो डी सूजा के साथ। 1540 के बाद भारत में पुर्तगाली शासन पर ईसाई पादरियों, डोमिनिकिनो, फ्रांसिस्किनो और जेsuitों के प्रभुत्व की स्थापना हुई। उन्होंने भारत में भयंकर असहिष्णुतापूर्ण धर्मांधता का प्रदर्शन किया और ईसाई धर्म न्यायाधिकरण की व्यवस्था में विभत्सतापूर्ण संत्रास का प्रचलन किया, जो बाद में इनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। 1580 में सर्वप्रथम श्रीलंका ने पुर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1603 में गोवा की नाकेबंदी की तथा जावा पर अधिकार कर लिया। 1638 से 1658 में उन्होंने श्रीलंका से पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया। 1641 में मलक्का के महत्वपूर्ण बंदरगाह पर अधिकार कर लिया तथा 1652 में केप ऑफ गुड होप आशा अंतरिक्ष पर भी अधिकार कर लिया। 1611 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल के नेतृत्व में एक अंग्रेज जहाजी बेड़े ने बंबई समुद्र तट पर पुर्तगाली जहाजी बेड़े को पराजित किया और 1616 में अंग्रेजों ने कालीकट के शासक जमोरिन को भी पराजित किया। 1622 ईस्वी में उन्होंने हरमुज पर अधिकार किया और गोम्बहन में फैक्ट्री की स्थापना की। 1600 अब यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा। 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बना लिया। पुर्तगालियों ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में भारतीय चर्च की स्थापना की। पुर्तगालियों ने किसके नेतृत्व में? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में चर्च की स्थापना की। संत जेवियर ने कन्याकुमारी तथा आदम ब्रिज के मध्य रहने वाले जनजाति मछुआरों और मालाबार समुद्र के मुक्कुआ मछुआरों को ईसाई धर्म में यानी कि परिवर्तित किया, ईसाई धर्म में दीक्षित किया। पुर्तगाली शासन व्यवस्था और सरकार में स्थायित्व का अभाव था। शासकीय पद सबसे ऊंची बोली वाले व्यक्ति को नीलाम किए जाते थे। शासकीय अधिकारियों में गैर कानूनी व्यक्तिगत व्यापार करने और रिश्वतखोरी का बोलबाला था। अनुशासनहीनता और समय पर वेतन न मिलने के कारण पुर्तगाली सैनिक
और नौसैनिक चोर एवं डकैत बन गए थे। अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों ने बंगाल में हुगली पर, मद्रास के समीप सैन थोमे में और पश्चिमी तट पर बम्बई, चौल, दमन और सालसेट में अपने अधिवास या बस्तियां स्थापित की। 1731 ईस्वी में मुगल सरदार कासिम खान ने हुगली पर अधिकार कर लिया। 1661 में पुर्तगाल, ये ध्यान रखना फैक्ट, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन के साथ विवाह करने पर दहेज में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बम्बई भेंट कर दिया था। 1739 ईस्वी में मराठों ने सालसेट और बसीन पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल में चटगांव से पुर्तगाली सामुद्रिक लुटेरों का सफाया कर दिया गया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा अपने प्रभुत्व के अधीन सामुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा कर वसूल करने को कार्टज व्यवस्था कहा जाता है। यानी कार्टज व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। कार्टज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर कोई भी शासक अपने जहाज समुद्र में ले जा रहा है तो पुर्तगाली उससे सुरक्षा कर लेते थे। यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर को भी सुरक्षा कर देना पड़ा था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किया। उन्होंने भारत में जहाज निर्माण को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटवर्ती कुछ प्रदेशों में कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार किया। 1550 में पुर्तगालियों ने 1556 और 57 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना की। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधि वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ का 1557 में गोवा में प्रकाशन किया। इस प्रकार प्रारंभ में एक संक्षिप्त रूप से पुर्तगालियों का भारत में इतिहास रहा है और इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें हैं उसे आप लोग अलग से नोट करना। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू।